इस क्वेश्चन में आप देखिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है और उसको हम 20 ग्राम ऑफ वाटर में पास करा रहे हैं। वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। अब ये हुआ ये है कि स्टीम ने हीट दी है और उससे वाटर का टेम्परेचर 10 से 80 पहुंच गया है। तो ऑब्वियसली अगर स्टीम हीट दे रही है तो स्टीम भी कंडेंस हुई होगी। तो हमको बताना है कि फाइनली जो वाटर प्रेजेंट है उसमें कितना टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है। तो यहाँ आप ये देखिए कि सबसे पहले जो 20 ग्राम ऑफ वाटर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस आया, तो उसको हीट जो मिली वो होगी 20 इंटू एस विच इज़ 1 इंटू डेल्टा टी विच इज़ 70। ओके, और ये हीट उसे दी है स्टीम ने कंडेंस होके। तो देखिए लेट सपोज m ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस हुई, तो 1 ग्राम पे जो हीट देती है स्टीम वो 540 होती है, और उस m ग्राम का कंडेंसेशन से इतनी हीट मिली, और वो जो कंडेंस होके वाटर बनेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। तो वो जब 100 से 80 पे आएगा इक्विलिब्रियम के लिए तो वो और हीट देगा, तो वो और हीट होगी m इंटू एस विच इज़ 1 और डेल्टा टी 20 होगा 100 से 80। तो यहाँ से आप देखिए कि आ रहा है 1400 और यहाँ पे आ रहा है 560 m। तो m आ गया 140/56। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 10 अपॉन नीचे ये आ गया 4 यानी 5/2। तो 5/2 यानी 2.5 ग्राम्स ऑफ स्टीम कंडेंस हुई है। तो इनिशियली वाटर 220 ग्राम था और जो स्टीम कंडेंस हुई है वो 2.5 ग्राम और है, 2.5 ग्राम और है। तो टोटल जो वाटर प्रेजेंट होगा उसमें वो होगा डी यानी 22.5 ग्राम्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक इन्फिनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और उसका रेडियस है आर। उस पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड सिलेंडर है, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके से चेंज होता है जहाँ पे रो जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। अब ये बोल रहा है कि सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, तो हमें बताना है कि A/B क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस या कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होता है उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ आउटसाइड बाय R², और ये मैं स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये Q जो है वो Q इनसाइड होता है, यानी उसके पेरीफेरी के अंदर कितना चार्ज आ रहा है। तो अगर इसका इफेक्ट बाहर ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि Q इनसाइड ज़ीरो होगा। देखिए मैं वापस आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं ये फार्मूला सिलेंडर के लिए नहीं लिखा है, तो आप इसे मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा कि मैंने सिलेंडर के लिए लिखा है। ये फार्मूला जनरल लिखा है, पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q इनसाइड पे डिपेंड करती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो Q अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो Q इनसाइड भी ज़ीरो होगा। तो हमें करना ये है कि हमें इस रो को इंटीग्रेट करना है और Q इनसाइड निकालना है। तो Q इनसाइड होगा इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू, अब देखिए, अब रो को इंटीग्रेट करने के लिए रो dV लिखेंगे हम। और अगर आप एक सिलेंडर माने तो सिलेंडर का जो ये इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर है, तो सिलेंडर का अगर मैं एक एलिमेंट मानूँ छोटा सिलेंडर, तो ये जो छोटा सिलेंडर होगा इसमें जो रो वेरी करेगा। लेट सपोज एक अपन L लेंथ मान लेते हैं सिलेंडर की, इस सिलेंडर की, और ये इसका रेडियस मान लेता है x और ये dx। तो जो dv होगा इसका वॉल्यूम होगा वो होगा इसका ये टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, इनटू ये विड्थ। तो सरफेस एरिया होगा 2πxl और विड्थ है dx। तो Q इनसाइड आएगा इसका इंटीग्रेशन। देखिए x की जगह r भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रो को लिख दिया मैंने ax² प्लस br² bx² इंटू 2πxl dx।
तो 2πl बाहर आ जाएगा और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस, इनफैक्ट ये एक्स खाली एक्स ही है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स अंदर आके मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी एक्स क्यूब। ठीक है, और आप इसे लिमिट 0 से लेकर के r तक इंटीग्रेट कीजिए तो ये आएगा a x की पावर 3 बाय, इनफैक्ट मैं सीधा लिमिट भी लगा देता हूँ, a r की पावर 3 बाय 3, और उधर आएगा प्लस b r की पावर 4 बाय 4। और देखिए इसको ज़ीरो करना है हमें, क्योंकि q इनसाइड हमें ज़ीरो करना है। तो आप देख सकते हैं कि r की वैल्यू आ रही है -4a बाय, इनफैक्ट b की वैल्यू आ रही है, या a की वैल्यू मैं निकालूं तो a की वैल्यू आ रही है -3br/4। तो हमें तो चाहिए a बाय b, तो a बाय b की वैल्यू आएगी -3r/4। तो करेक्ट ऑप्शन है b। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि जो वाटर है वो स्प्रिंकल सिस्टम में यहाँ से एंटर हो रहा है और ऊपर जा रहा है, और ये वाटर इन दोनों नोज़ल से बाहर आ रहा है। तो लेट सपोज कि नोज़ल की वेलोसिटी v है, नोज़ल से जो वाटर लीक हो रहा है बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी v है। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो थ्रस्ट फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा और इससे ये घूमेगा, तो हमें इसे घूमने से बचाना है, और घूमने से बचाने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिंग टॉर्क लगाना पड़ेगा जिससे सिस्टम रोका रहेगा। तो हमें वो टॉर्क निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप जो ओरिजिनल टॉर्क बन रहा है, अगर आप उतना ही टॉर्क अपोजिट लगाएंगे तो वो जो सिस्टम है वो रुका रहेगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि जो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है रो ए वी स्क्वायर, जहाँ पे रो डेंसिटी है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वी वेलोसिटी है। और टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा फोर्स इंटू आर, तो ये रो ए वी स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, और ऐसा ये तो एक नोज़ल की वजह से टॉर्क है और दोनों टॉर्क ऐड अप हो रहे हैं, तो टोटल टॉर्क जो हो जाएगा नेट टॉर्क वो हो जाएगा 2 रो ए वी स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो ये टोटल टॉर्क होगा। और ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए नेट टॉर्क अगर मैं निकालूंगा, अब वैल्यू रखूँगा तो सबसे पहले v की वैल्यू निकालूंगा। तो आप ये देखिए कि अगर वाटर ऊपर की तरफ 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से आ रहा है तो वो दोनों नोज़ल में डिवाइड होगा, तो इधर 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से इधर जाएगा और इधर भी 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से जाएगा। तो अगर आप ये v निकालना चाहते हैं तो आप यूज़ कीजिए रेट ऑफ फ्लो q इज़ इक्वल टू a इंटू वी, वेयर a इज़ एरिया। तो रेट ऑफ फ्लो है 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड एंड एरिया इज़ 10, तो v जो आएगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अब अगर आप ये वैल्यूज़ रखेंगे तो 2 इंटू रो जो होता है पानी का वो स्टैंडर्ड यूनिट में रख रहा हूँ, तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। a की वैल्यू जो है वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और v जो है वो 10 है तो उसको 0.1 ले लेता हूँ, यानी 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, और जो आगे r है इसकी वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, और v की वैल्यू ये 100 से इनफैक्ट हमें ये 50 से निकालनी है, तो ये हाफ हो जाएगी यानी 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक 25 और आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, और ये आप देखिए कि ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻, ये -1 और -3 हो गया। ठीक है, इनफैक्ट ये -3 हो गया।
तो ये देखिए कि 2 से 2 ये कैंसिल और ये कैंसिल, टॉर्क आ गया 25 इंटू 10⁻⁻⁴। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक पार्टिकल ए है जिसकी स्पीड 10 है, सर्कुलर ट्रैक है, फ्रिक्शनलेस, और ये पाइप है इनफैक्ट। और ये जो है डबल मास के पार्टिकल बी पे जो इनिशियली रेस्ट पे था उससे जाकर टकराता है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है। तो हमें बताना है कि अगला कोलिजन कितने टाइम बाद होगा। ठीक है, तो देखिए ये एक सबसे पहली बात आप गौर कीजिए कि जब ए वहाँ पे जाएगा तो ए की जो स्पीड है वो 10 है। तो सबसे पहले मोमेंटम बैलेंस करूँगा कि m इंटू 10 इज इक्वल टू m इंटू V1 प्लस 2m इंटू V2। ओके, तो ये V1 मैंने A की मानी और V2 मैंने B की मानी, इसको VA VB ही लिख देता हूँ। तो m से m कैंसिल, तो VA प्लस 2VB की जो वैल्यू है वो है 10। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बात आप ये गौर कीजिए कि E जो है वो हाफ है, तो E होगा VB माइनस VA अपॉन VA जो इनिशियली 10 था और ये हाफ है, तो VB माइनस VA जो है वो 5 आ गया। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, 1 + 2। तो ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 3VB जो है वो 15 है, तो VB यहाँ से आ गया 5 और VA यहाँ से आ गया 0। देख सकते हैं आप कि VB 5 आ गया और VA 0 आ गया। तो यानी A तो रुक जाएगा और B चलने लग जाएगा। तो देखिए A को यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो टाइम लगेगा T1 वो लगेगा πr/10 और R 5 है तो π/2 सेकेंड्स। और उसके बाद A रुक गया और B चलने लग गया 5 से, तो B को जो टाइम लगेगा A को वापस आके टक्कर मारने के लिए, तो B को 2π घूमना पड़ेगा पूरा। तो 2π घूमने में टाइम लगेगा 2π स्पीड, 2πr स्पीड, स्पीड इज़ 5, तो ये 2π लग रहा है। तो जो टोटल टाइम होगा वो होगा T1 + T2, तो वो होगा π/2 + 2π। तो ये आप देखिए 5π/2। तो करेक्ट आंसर होगा C। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक मास है m और ये स्प्रिंग है जो कि इनिशियली रिलैक्स नेचुरल स्टेट में थी। ये एक बॉल है जिसका मास है हमें जो निकालना है एक्चुअली इसका मास, और हमें बताना है कि इसका मिनिमम मास कितना हो सो दैट कि इसको छोड़ने के बाद ये ग्राउंड से जस्ट उठ जाए। तो देखिए बड़ी सिंपल सी सिचुएशन है ये कि इसको उठाने के लिए हमें mg के बराबर का फोर्स स्प्रिंग में बनाना है, F = mg, और ये होगा kx के बराबर, x यहाँ से आएगा mg/k। ये x ऑब्वियसली जब तक ये चलेगा नहीं तो ये पॉइंट उठेगा नहीं, और क्योंकि ये ब्लॉक, ये वाला बॉल जब नीचे जाएगा तो अगर ये x नीचे गया तो ये स्प्रिंग यहाँ से x खिंच जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि मिनिमम मास निकालना है। तो आप ये देखिए कि हमने इसको जब रिलीज़ किया तो ये बॉल यहाँ से यहाँ आ गई, x नीचे आ गई, तो वर्क डन बाय mg कितना हो गया बॉल पे। तो लेट सपोज बॉल का मास है ma, तो ma/g(x), और ये जो वर्क डन है ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बॉल की 0 ही थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। तो ये जो वर्क डन है स्प्रिंग के अंदर गया है, तो इक्वेशन ये बनेगी कि ma/g(x) जो है वो हाफ kx² के बराबर होगा, और x यहाँ से आएगा 2ma/g/k। ठीक है, तो ये जो x आया है ये होना चाहिए mg, kx होना चाहिए mg के बराबर, तो 2ma/g = mg, तो ma शुड बी इक्वल टू m/2। तो करेक्ट ऑप्शन है C।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक प्रिज्म है और ये जो प्रिज्म है इसका एक सरफेस हमने सिल्वर कर दिया है और इसका प्रिज्म एंगल है ए। अब यहाँ से एक लाइट रे एंटर हो रही है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है 2a। ये लाइट रे जब इसके अंदर जाती है तो ये इस पर 90 डिग्री पे गिरती है और इसीलिए ये अपने पाथ को वापस रिट्रेस करती है। तो देखिए ये R2 जो है 0 हो जाएगा और R1 a हो जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 a होता है। अब अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो देखिए 1 साइन 2a जो है वो होगा म्यू साइन R1 और R1 a है तो साइन 2a होगा म्यू साइन ए। साइन 2a हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए और ये हो जाएगा म्यू साइन ए। तो देखिए यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है तो म्यू आ जाएगा 2 कॉस ए। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि हमें बताना है कि एक रे ऑफ लाइट जो कि डेंसर मीडियम में इंसिडेंट हुई है प्लेन सरफेस पे, तो उसके लिए क्या करेक्ट ऑप्शन है। द मैक्सिमम एंगल ऑफ डिविएशन ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन इज दिस एंड वेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सी। तो देखिए ये सी एक्चुअली क्रिटिकल एंगल है और आप ये गौर कीजिए कि रिफ्रैक्शन किस लिमिट तक होता है। तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर है तो रिफ्रैक्शन यहाँ तक ही होता है और इससे बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है वेव। तो आप ये देखिए कि जो इसका डिविएशन है वो ये है, वो है π/2 - c। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। और मैक्सिमम एंगल ऑफ डिविएशन फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ऑल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज दिस। और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अचानक से हम इससे हल्का सा बढ़ा दें तो जो डिविएशन होगा वो ये होगा और इस केस में जो डिविएशन होगा वो डेल हो जाएगा 2π, इनफैक्ट π - 2 थीटा सी, यानी कि तो बी ऑप्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से कम है तो डिविएशन इंक्रीजेज इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑल्सो इंक्रीजेज। देखिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से कम है तो ये रे होगी रिफ्रैक्ट, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्ट होगी तो ये आर बड़ा होगा और ये आई होगा। तो जो डिविएशन होगा यहाँ पर आप वो देखिए कि डिविएशन होगा ये डेल होगा आर - आई। अब आप गौर कीजिए कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा। अब आप ये इसका एक ग्राफ हम बनाते थे जो इस तरीके से कुछ होता था कि ये डिविएशन डेल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस में, और ये ग्राफ जो है यहाँ तक बनता था और उसके बाद ये इस तरीके से नीचे आता था स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। तो देखिए आप गौर कीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने पर डिविएशन इसमें बढ़ता ही है। तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सी से बड़ा है तो एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेज इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड। तो अगर देखिए सी ये एंगल है, इससे बड़े एंगल पर एंगल ऑफ डिविएशन कम होगा सी के साथ। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो सही ऑप्शन है ए बी सी डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये सिचुएशन है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके 2 रेडियस हैं, आउटर और इनर, और आउटर रेडियस है 2r और इनर रेडियस है r। इस पे हमने F फोर्स लगाई है, ये दोनों अलग अलग जगह पे, और इसका मास है 2 kg। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। हमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि बड़ा टॉर्क इस F का है, इसलिए क्लॉकवाइज घूमेगी।
तो अल्फ़ा इस तरीके से होगा, और अगर अल्फ़ा ऐसा होगा तो जो इस पर फ्रिक्शन लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा, इस तरफ। तो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी, देखिए नेट फोर्स तो F और F तो कैंसिल हो गया और सिर्फ फ्रिक्शन है, तो F बराबर होगा, मान लिया कि इसका एक्सेलरेशन सेंटर का A है, तो F बराबर होगा ma। तो फ्रिक्शन होगा m विच इज़ 2 और a है। ठीक है, अब हम इसका टॉर्क का इक्वेशन बनाएंगे, तो हम बोलेंगे F इंटू 2r माइनस, देखिए इसका टॉर्क ऐसा है और इसका उल्टा है, माइनस F इंटू आर, और फ्रिक्शन का भी नेगेटिव होगा तो माइनस F इंटू 2r इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, वेयर आई इज़ 4 एंड अल्फ़ा है। तो ये तो हो गया F इंटू आर माइनस फ्रिक्शन इंटू 2r बराबर 4। अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं a/2r, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है। तो F माइनस 2F इज इक्वल टू 2a/r²। r1 मीटर है, तो F माइनस 2, अच्छा F 10 है, यहाँ दिख रहा है हमको, तो 10 माइनस 2 इंटू, ये देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू 2a रख दूँ तो ये हो जाएगा 4a, एंड इट इज़ इक्वल टू 2a, क्योंकि r1 है। तो 6a जो आएगा वो 10 आएगा, a आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये तो a है, और फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो इसमें आप देखिए, तो इसमें फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 10/3। तो एक तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी आफ्टर 3 सेकेंड्स, तो देखिए ए तो आ गया, और अल्फ़ा जो आएगा वो आएगा a/2r। तो देखिए ए है 5/3 और r है 1, तो अल्फ़ा आ गया 5/6। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं एट 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड्स पे v होगा u प्लस at, और a है 5/3, और जो टाइम है वो 3 सेकेंड्स है, तो v हो गया 5। तो काइनेटिक एनर्जी होगी एक तो हाफ mv² ट्रांसलेशनल प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा होगा अल्फ़ा टी के बराबर, तो ओमेगा हो गया अल्फ़ा विच इज़ 5/6, और टी हो गया 3 सेकेंड्स, तो 5/2। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया हाफ m की वैल्यू है 2 kg, और v² हो गया 25, प्लस आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 4 है, तो ये 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी 25/4। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी आप देखिए हाफ, ये हो गया 75/2, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर्स हैं इसके ए और सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक खाली बॉक्स है, ये बॉक्स 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस में, और उस बॉक्स के अंदर एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, और ये ब्लॉक जो है ये इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, वेलोसिटी दी हुई है। तो ये ब्लॉक इस बॉक्स के वॉल और फ्लोर से कांटेक्ट में है, और जो वॉल है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2 है और फ्लोर का 1/4 है। तो हम सबसे पहले फ्रिक्शन निकालते हैं कि वॉल का फ्रिक्शन क्या होगा। तो वॉल का फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और वॉल का नॉर्मल रिएक्शन होगा सूडो फोर्स के बराबर ma। m है 5 और a है 5, तो 25/2, और फ्लोर का जो होगा वो होगा
1/4 इंटू एम जी। एम है इसका 5 kg, तो एम जी हो जाएगा 10, इनफैक्ट 50, तो ये आएगा 25/2। तो जो टोटल फ्रिक्शन आएगा वो आएगा 50/2, यानी 25। ठीक है, तो ये तो टोटल फ्रिक्शन आ रहा है इसका। अब आप ये देखिए कि ये इसकी काइनेटिक एनर्जी कितना है, 5। मतलब अगर रिटार्डेशन निकालूं म्यू, इसका एक्सेलरेशन जो इसको रोकेगा रिटार्डेशन, तो वो ए आएगा पीछे की तरफ 20 टोटल फ्रिक्शन अपॉन मास, यानी 5। और अगर मैं देखूं कि कितनी देर में रुकेगा, तो v² बराबर u² प्लस 2s, तो v0 और u² हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू a5 इंटू s, तो s आ गया 5/2। तो 5/2 चल कर रुकेगा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। और टाइम की बात करें तो टाइम v बराबर u प्लस 80 से 0 इज इक्वल टू 5 माइनस a विच इज 5 इंटू टी, तो टी आ गया 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड बाद रुक जाएगा। तो करेक्ट आंसर्स हैं ए और डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक पेंडुलम बॉल है और इसका मास है m और इस पे चार्ज है q। ये l लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक q चार्ज को इसकी तरफ धीरे धीरे लेके आया जा रहा है इन सच अ वे कि फाइनल सिचुएशन इनके बीच की ऐसी हो कि ये तो राइज हो जाए और q यहाँ पर रहे। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो देखिए, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप देखिए कि ये नीचे mg होगा और इधर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ये होगा टेंशन। और ये क्योंकि एंगल 60 है और तीनों का सम वेक्टर सम ऑफ टेंशन प्लस एफ प्लस एम जी 0 है, तो आप सबसे पहले अगर ये एंगल देखेंगे तो ये एंगल 60 है। ठीक है, ये एंगल भी 60 है, तो ये भी 60 है। इसका मतलब ये तीनों फोर्सेस के बीच का एंगल 120 डिग्री है, विच मीन्स कि टी और एफ और एम जी बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में। तो एफ जो होगा, ये लेंथ भी एल होगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो एफ की वैल्यू होगी kq²/l²। तो टेंशन भी इतना ही होगा। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, ये हाइट है l/2, तो वर्क डन बाय एम जी होगा माइनस ऑफ एम जी l/2, और एम जी जो है वो इसके बराबर है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। टेंशन फाइनली ये होगी, ये भी करेक्ट है। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम, तो देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी थी, 0। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस एक ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो होगी mgh, यानी kq²/l², और ये 2 क्योंकि mg/l/2 होगी, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी kq²/l²। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 3kq²/2l। इनफैक्ट ये l² नहीं आएगा, ये l आएगा। तो आप ये गौर कीजिए कि ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन जो होता है वो बराबर होता है चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियली भी 0 थी, फाइनली भी 0 है। तो जो है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि एक इलास्टिक रिंग है जिसका मास है m, और ये इसका फोर्स कांस्टेंट यानी स्टिफनेस कांस्टेंट है k। इसको हमने रेस्ट से रिलीज़ किया है और एक ये स्मूथ कोन है उस पर, और इस कोन का जो सेमी वर्टेक्स एंगल है ये थीटा है।
तो हमें बताना है कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। और सबसे पहले ये दिया हुआ है कि इनिशियली रिंग नेचुरल लेंथ पे थी। तो देखिए आपको ये बड़े गौर से देखना पड़ेगा कि अगर मैं कोन का एक डायग्राम बनाऊं और मैं आपको ये कहूं कि ये जो रिंग है इसके इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल है उसका मास मैंने माना DmG, ठीक है। तो DmG का ये कंपोनेंट जो होगा ये एंगल थीटा होगा, तो ये होगा DmG साइन थीटा और ये होगा DmG कॉस थीटा। और DmG साइन थीटा को n बैलेंस कर लेगा पूरी रिंग पे। तो इसका एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ a मान लिया, तो a होगा g cos थीटा, dm हटा दिया, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि इन सारे पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन होगा, यानी अलोंग द सरफेस ऑफ द कोन होगा। तो ऑब्वियसली कि जो x वाला ये रिंग x में तो ट्रांसलेट करेगी नहीं, तो जो नेट एक्सेलरेशन इसके सेंटर का होगा रिंग का, वो अगर हम सारे एक्सेलरेशन को देखें तो उनके y कंपोनेंट के बराबर होगा। तो उसका y कंपोनेंट होगा g cos थीटा। देखिए g cos थीटा इस तरीके से है और ये एंगल भी थीटा है, तो g cos थीटा का y कंपोनेंट होगा g cos स्क्वायर थीटा। तो एक तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। और मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करूं तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि मैं मानूंगा कि रिंग मान लीजिए नीचे आई। तो एक नया पेज ले लेते हैं कि रिंग मान लीजिए नीचे आई और रिंग इस पोजीशन से यहाँ आ गई, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हुआ y, ठीक है। तो आप ये गौर कीजिए कि जो रिंग का रेडियस पहले r था वो रेडियस अब r' हो गया, बढ़ गया है, और ये एंगल थीटा है। तो आप चेक कीजिए कि r' माइनस r डिवाइडेड बाय y, ये tan थीटा है, और r' आएगा y tan थीटा प्लस r, ठीक है। तो ये इसका नया रेडियस है। तो जो नया सरकमफ्रेंस आएगा इसका वो आएगा, पुराना सरकमफ्रेंस क्या था, पुरानी लेंथ थी 2πr और नई लेंथ है 2πr' विच इज़ y tan थीटा प्लस r। तो l' आ गया 2πy tan थीटा प्लस 2πr। तो l' माइनस l आ गया, ये l है ना, ये आ गया 2πy tan थीटा। तो ये जो चीज़ है ये x हो गया, एक्सटेंशन कितना हुआ इसमें, तो ये 2πy tan थीटा। और देखिए कि ये जो एक्सटेंशन हुआ है ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में गया होगा। तो जो mg ने वर्क डन किया है वो क्या है mgy, और वो गया होगा हाफ kx²। तो mgy विल बी इक्वल टू हाफ k इंटू 4π² y² tan थीटा। तो एक y से y गया और ये 2, तो y आ गया mg डिवाइडेड बाय 2π² k tan थीटा। तो ये आ गया इसका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है tan थीटा नीचे आ रहा है, तो इसको ऊपर ला करके हम देखिए ये tan² थीटा होगा और ऊपर ला के cot² लिख देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा सी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि ये एक छोटी सी डिस्क है ए जिसका रेडियस है स्मॉल r, और ये एक बड़ी डिस्क है बी जो फिक्स्ड है और इसका रेडियस है कैपिटल R। इसका सेंटर इसके सरफेस पे कांस्टेंट स्पीड से रोल कर रहा है v से। तो हमें सही ऑप्शन बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो डिस्क ए है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, देखिए एंगुलर वेलोसिटी की ही बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क ए विद रिस्पेक्ट टू, ऑब्वियसली एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो यहाँ पे रोलिंग हो रही है तो ओमेगा बराबर v बाय आर बोल सकता हूँ। तो ये ऑप्शन करेक्ट है।
और अगर इसके अबाउट ओमेगा डैश निकालेंगे तो ओमेगा डैश होगा v बाय इसके सेंटर्स के बीच की दूरी जो कि r प्लस आर है। तो करेक्ट ऑप्शन है ए और सी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए कि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस क्वार्टर सिलेंडर पे गिर रही है। ये कांच का बना है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3 और हमें बताना है कि ये जो बीम गिर रही है ये पी पॉइंट पे गिर रही है, तो पी का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा ओ से कि ये इसका TIR ना हो। तो आप एक गौर कीजिए, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा कि ये रे इस तरीके से आ रही है। मैं थोड़ा इसको ढंग से बनाता हूँ। ये रे इस तरीके से आ रही है, ये एंगल 60 है और ये 30 है। अब आप गौर कीजिए कि अगर ये पॉइंट ओ से दूर जाएगा, ये दूर जाएगा, तो ये जो एंगल है जो ये जिस पे ये इंसिडेंट होगी ये एंगल, तो अगर ये पॉइंट दूर जाएगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा और फिर एक वक्त आएगा जब क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाएगा तो TIR हो जाएगा। तो हमें तो बाउंड्री कंडीशन पे सॉल्व करना है, तो ये एंगल हम θc ले लेते हैं। ठीक है, ये एंगल हमने θc लिया। तो अब आप ये ट्रायंगल देखिए, लेट्स सपोज ये पॉइंट है A, तो ट्रायंगल OPA में जो ये एंगल है ये θc, इसके सामने वाली साइड है OP। तो साइन लॉ लगा रहा हूँ, तो OP अपॉन साइन θc बराबर ये एंगल हो गया 120, इसके सामने वाली साइड है R रेडियस, R विच इज़ 9 अपॉन साइन 120। ठीक है, तो जो OP डिस्टेंस है वो हो जाएगा 9 इंटू साइन θc अपॉन साइन 120। अब देखिए साइन θc जो होगा 1/√3 होगा, तो OP हो जाएगा 9 इंटू 1/√3 डिवाइडेड बाय साइन 120 होता है cos 30 यानी √3/2। तो ये देखिए OP आएगा 6। तो इसका करेक्ट आंसर है 6। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक ये लेंस है, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है और इसको पीछे से सिल्वर किया हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और इसके आगे वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है और पीछे वाले का 20 है। अब हमें बताना है कि इसके आगे ऑब्जेक्ट कितना दूर रखें कि इमेज यहीं बने। तो देखिए इसमें हमको इनडायरेक्टली ये फोकल लेंथ पूछ रहे हैं। तो हम जानते हैं एक फार्मूला कि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती है इस सिस्टम की होती है 1/FM - 2/FL। ठीक है, तो जहाँ पे FL लेंस की फोकल लेंथ है तो 1/FL आप निकालिए 3/2 - 1 इंटू फर्स्ट वाले सरफेस का आप लीजिए -1/40 माइनस दूसरे सरफेस का -1/20। 1/FL हो जाएगा 1/2 और ये 1/40 हो जाएगा। FL हो जाएगा 1/FL हो जाएगा 1/80। ठीक है, और FM जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ होगी -10 क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है। तो जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी वो होगी F इक्विवेलेंट बराबर 1/FM यानी -1/10 - 2/FL यानी 80। तो ये देखिए आप, ये हो रहा है -1/10 और -1/40, इनफैक्ट प्लस हो जाएगा तो -1/10 कॉमन और ये हो जाएगा आपका 1/4 + 1 विच इज़ 5/4। तो आप ये देखिए कि आएगा -1/8। तो जो इक्विवेलेंट मिरर बनेगा उसका फोकल लेंथ -8 है, यानी इक्विवेलेंट मिरर एक कॉनकेव मिरर होगा जिसका फोकल लेंथ 8 होगा। अब हम कॉनकेव मिरर के आगे कितना दूर ऑब्जेक्ट को रखें कि इमेज वहीं बन जाए, तो वो डिस्टेंस होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर और रेडियस होगा 2F के बराबर। तो x आएगा 16। तो हमें 16 सेंटीमीटर आगे रखना है सो दैट इमेज वहीं बन जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक बॉल है जो कांस्टेंट स्पीड v से चल रही है और एक बॉल उसकी तरफ 2v से आ रही है। इनमें
कोलिजन इलास्टिक होता है और बॉल फिर ग्राउंड पे गिरती है। हमें बताना है कि जब बॉल ग्राउंड पे गिरेगी तो बॉल जहाँ लैंड होती है और ये जो वॉल है उनके फुट के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ई अगर 1 है तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो लेट्स सपोज आफ्टर कोलिजन बॉल जा रही है वी डैश से और बॉल जा रही है वी से, तो आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी डैश माइनस वी और बिफोर कोलिजन होगी 3v। तो वी डैश माइनस वी हो जाएगा 3v, तो वी डैश हो जाएगा 4v। ठीक है, अब जो है ये तो बॉल की स्पीड आ गई और रिलेटिव स्पीड जो होगी बॉल के रिस्पेक्ट में वो अच्छा पहली बात। तो दूसरी बात टाइम जो होगा बॉल को गिरने में वो √2h/g होगा। अब हमें बॉल का डिस्प्लेसमेंट x में वॉल के रिलेटिव निकालना है, तो v रिलेटिव होगा बॉल का वॉल के रिस्पेक्ट में 4v माइनस वी विच इज़ 3v। तो इतने टाइम में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो करेगा 3v इंटू टाइम में √2h/g। तो n यहाँ पे 3 आ गया, तो करेक्ट आंसर है 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है q जो फिक्स्ड है यहाँ पर, और एक दूसरा चार्ज है पॉजिटिव स्मॉल q जो इन्फिनाइटली लॉन्ग डिस्टेंस से फेंका है। और ये जो इसका डिस्टेंस है AC लाइन C पॉइंट इन्फिनिटी पे है, और ये जो डिस्टेंस है इसका C के इस लाइन के अबव वो D है। तो हमें बताना है कि इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। तो देखिए ये हमें पता है कि ये रिपेल होता हुआ इस तरीके से जाएगा, और अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये मिनिमम सेपरेशन होगा D। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिए कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। तो आप देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली 0 थी क्योंकि सेपरेशन इनफाइनाइट था, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी होगी k/q/d। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई और इसीलिए काइनेटिक कम हुई होगी। तो इनिशियल काइनेटिक ½ mv² थी, फाइनल काइनेटिक है ½ mv²। तो ये कम होगी फाइनली। तो जो लॉस इन काइनेटिक है वो ½ mu² माइनस v² होगा, और वो बराबर होगा k/q/d, गेन इन पोटेंशियल। और दूसरी चीज़ यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, क्योंकि अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो भी फोर्स इनमें लगेगी वो ऐसे लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसका इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम A के अबाउट बैलेंस कीजिए। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट A होगा mud, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट A होगा mvd मिनिमम। ठीक है, इसको d मिनिमम बोल लीजिए। ओके, तो यहाँ से बराबर रखिए mud बराबर mvd मिनिमम। तो यहाँ से हमें v को एलिमिनेट करना है, v हो गया ud/d मिनिमम। तो ½ mu² माइनस u²d² मिनिमम का स्क्वायर बराबर k/q/d मिनिमम। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ सिचुएशन गिवन है वो हम यूज़ करते हैं कि सबसे पहले ½ mu² कॉमन लेता हूँ, 1 माइनस इधर से d²/d मिनिमम का स्क्वायर, d²/d मिनिमम का स्क्वायर विल बी इक्वल टू k/q/d मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ k/q/q की वैल्यू आप देखिए हमें क्या दी हुई है। ये k/q/q है, ये दिया हुआ है हमें mu²d। ठीक है, तो ये रख देता हूँ। तो ½ mu² 1 माइनस d²/d मिनिमम का होल स्क्वायर बराबर mu²d/d मिनिमम। तो देखिए mu² से mu² कैंसिल, और लेट d/d मिनिमम जो है वो x है। ठीक है, तो ये देखिए 1 माइनस x² इज इक्वल टू 2x। तो x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और
यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी -2 प्लस अंडर रूट, देखिए माइनस वाला रूट नहीं लूँगा क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होगा, b स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4, ठीक है, अपॉन नीचे आएगा 2, तो आएगा -2 प्लस 2√2/2, तो x आएगा √2 - 1/1, और x है d/d मिनिमम, ये आ गया √2 - 1, तो d की वैल्यू √2 - 1 ही है, तो d मिनिमम यहाँ पर आएगा 1, तो करेक्ट आंसर है इसका 1। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में ये एक स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 3/2 दिया हुआ है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे भी एयर है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इस तरफ चलना चालू करता है 12 मीटर पर सेकंड से, तो हमें बताना है कि इस आई को ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी दिखेगी। तो हम जानते हैं कि जो शिफ्ट होती है स्लैब की वजह से, उसकी वजह से स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि शिफ्ट कांस्टेंट है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये d1 है डिस्टेंस, तो जो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिखेगी y, वो दिखेगी d1 माइनस डेल, और dy/dt जो दिखेगा वो दिखेगा d1/dt माइनस डेल का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो यानी ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल वेलोसिटी है और वही ऑब्जर्वर को दिखेगी, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 12, जो ओरिजिनल वेलोसिटी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि एक मिरर है जिसकी लेंथ है l, ये v से ऐसे चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ये मिरर एक वॉल है, यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वॉल पे एक इल्यूमिनेटिंग रीजन बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये कैसा बनेगा रीजन, सबसे पहले एक रे ऐसे जाएगी और वापस आएगी, और फिर एक रे ऐसे जाएगी और यूँ आएगी, तो ये लेंथ अब देखिए 2l हो जाएगी। अब हमें बताना है कि इस लेंथ का रेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है। तो हम ये देखते हैं कि अगर ये कुछ आगे चले गया, लेट्स सपोज ये इनिशियल पोजीशन है और ये मिरर कुछ आगे आ गया यहाँ, ठीक है, लेट्स सपोज x आगे आ गया x, तो अब आप ये गौर कीजिए कि p ये रहा, एक रे ऐसे जाएगी और ऐसे आएगी, तो ये डिस्टेंस होगा 2x, ये 0.1 होगा, और एक रे ऐसे जाएगी और वहाँ गिरेगी, ठीक है। तो ये पूरा डिस्टेंस है x प्लस l, तो ये पूरा डिस्टेंस होगा 2x प्लस l, तो 0.2 और 0.1 का जो सेपरेशन होगा, ये वाला, ये सेपरेशन होगा 2x, ये होगा इनफैक्ट देखिए ये होगा, ये डिस्टेंस कितना है x और ये l, तो ये x प्लस l, तो ये डिस्टेंस भी होगा 2x प्लस 2l, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट्स के बीच का दूरी है, ये दूरी होगी, ये लेंथ p से इसकी लेंथ जो कि 2x प्लस 2l है, माइनस p से इसकी लेंथ जो कि 2x है। तो अभी भी 0.1 और 0.2 के बीच की डिस्टेंस s 2l ही है, जो इनिशियली भी 2l ही थी। इसका मतलब ये जो लेंथ है ये कांस्टेंट है और इसका रेट ऑफ इंक्रीमेंट 0 है, तो इसका करेक्ट आंसर है 0। थैंक यू।